नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश में लोकसभा के दौरान कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इस पर पूरे चुनाव के दौरान जमकर बयानबाजी हुई। सभी 29 सीटों पर चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा है कि सच्चाई सिर्फ यह है कि बीते 10 साल में 35 कांग्रेसी विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। यह 2013 से एमपी की राजनीति में सबसे बड़े सियासी दल बदल की शुरुआत हुई। ये सिलसिला अब तक जारी है। 2013 में विधानसभा में जब कांग्रेस सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई तो तत्कालीन उप नेता प्रतिपक्ष चौधरी राकेश सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। चौधरी राकेश सिंह से लेकर अब तक करीब 35 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। इनमें से सिर्फ 9 लोग वर्तमान में विधायक और 4 राज्य सरकार के मंत्री। सियासत की गुमनामी में खोए कभी कांग्रेस के नेता रहे इन लीडर्स को लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने एक ट्वीट किया है। पटवारी ने इन दल बदलुओं का मन बदलने का दावा किया है। इस पर कहते हैं नेता आइए। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकतंत्र का चीरहरण किया, ईडी और सीबीआई के बल पर लगातार नेताओं को दलबदल कराया और न केवल आपके हमारे मत का दुरुपयोग किया। लोकतंत्र में जिस तरीके से जनता अपने मत के अधिकार से सरकारें चुनती है, लेकिन पैसे और धन दौलत के बल पर उन्होंने सरकार गिराई, अपनी पार्टियों में नेताओं को शामिल कराया। तो आज कहीं न कहीं उनका दम घुट रहा है, वो वापस आना चाहते हैं। लेकिन जीतू पटवारी जी ने स्पष्ट रूप से यह भी किया है कि जिन्होंने मां समान पार्टी की पीठ में छुरा भौंका है, उनके लिए हमेशा के लिए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे बंद हैं। देखिए, जीतू पटवारी जी, मुझे लगता है कि वो जिस प्रकार से कांग्रेस के हलके को नहीं संभाल पा रहे हैं, एक असफल पटवारी से दूर हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए। लाखों कांग्रेसी कांग्रेस छोड़ चुके हैं, उसी कड़ी में ही वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जीतू पटवारी जी, आपके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं, लेकिन आपको यकीन नहीं, अरे आपके आंखों का काजल चुरा चुरा के विधायक लेके जा रहे हैं। अभी तो हमारे 163 विधायक हैं, और आ रहे हैं, और 1 दर्जन और आ जाएंगे। आपके यहाँ से लाखों चले गए कार्यकर्ता, आप अपनी कमियां नहीं सुधार पा रहे। आप कहते हो कि हम बिल्डिंग को समतलीकरण कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं पे बुलडोजर चला रहे हो। आप कहते हो कि पार्टी का ही तेल लेने, ये स्थिति इसी कारण से हो रही है, आपके ही सिस्टम ठीक नहीं है। आप तो मध्य प्रदेश में सियासत लगातार जारी है और सियासत ऐसी है कि दल बदल पर रार मची हुई है। आज इसी रार पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एल द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कि लगातार कांग्रेस पर बीजेपी कटाक्ष करती रही है उनके नेताओं को लेकर कि अब आपके यहाँ नेता बचे ही नहीं हैं, आपके यहाँ से नेता हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप जब वहाँ बचने देंगे तब बचे रहेंगे ना। आप लोग लगातार एक अभियान चला करके कांग्रेस के नेताओं को अपने दल में भर्ती कर रहे हैं। हम तो भर्ती करना ही कहेंगे इसे। तो आपने देवेंद्र जी मुझसे कहा है? जी, आपसे ही, ब्रजगोपाल लोया जी। जी देखिए देवेंद्र जी, एक राजनीति का सत्य है कि राजनीति में जो भी शामिल हुआ है उसके मन में कहीं ना कहीं समाज की सेवा करने का संकल्प मन में है। कम और ज्यादा ये एक संभावनाएं हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। परंतु जो राजनीतिक दल समाज के हर तबके से दूर हो जाए, उसमें रहना कौन चाहेगा। कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि आप मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस के पास आज कौन नेता है। कहने को मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और होने को 10 वर्षों से राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की राजनीतिक योग्यता पर देश में प्रत्येक व्यक्ति को संदेह है। अब नीति की बात करें तो आपकी नीति क्या है। जिस दल की नीति राम की भी विरोधी है, राष्ट्र की भी विरोधी है, विकास की भी विरोधी है,
गरीब कल्याण की भी विरोधी है। अब तीसरी चीज होती है, वो होती है नियत। तो कांग्रेस पार्टी की नियत क्या है, किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? फर्जी मुद्दे, फर्जी दावे, फर्जी वादे। आप बताइए, 2018 में इन्हीं दावे और वादों के साथ कांग्रेस सरकार बनाने में सफल हो गई थी, परंतु जैसे ही सरकार बनी आपने जनता से मुंह मोड़ लिया। और केवल मुंह नहीं मोड़ा, आप याद करिए कि माननीय सिंधिया जी ने कहा कि यदि अपन ने वायदा किया था अतिथि शिक्षकों से, यदि उसे आप पूरा नहीं करेंगे तो मैं सड़कों पर उनके साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा था कि आपने वायदा करा था किसानों से कि आप 10 दिन में कर्ज माफ करिए, परंतु क्या हुए? नहीं हुए। महिलाओं से वादा किया कि 51,000 हम बेटियों को कन्यादान में देंगे, क्या एक भी? 23 मार्च 2020 तक मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी, क्या किसी बेटी को मिला? नहीं मिला। तो केवल झूठ बोलना, टच एंड गो की पॉलिटिक्स करना, खो खो की तरह राजनीति को लेना कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खो देकर भाग जाता है, ये राजनीति से कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसके नेता, उसके जनप्रतिनिधि उकता चुके हैं। और जीतू पटवारी जी ने आज जो कहा है कि केवल उनके विधायकों की वो चिंता कर रहे हैं, केवल विधायकों की क्यों कर रहे हैं? 2,56,000 से ज्यादा आपके कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस को छोड़ा है, तो उनकी भी थोड़ी बहुत चिंता कर लेते। आपके बूथ पर एजेंट नहीं है, आपके बूथ पर अध्यक्ष नहीं है, आपके मंडलम के अध्यक्ष, आपके सेक्टर के अध्यक्ष, आपके जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष, कितने लोगों ने छोड़ा है आप उसे गिन नहीं पाएंगे। जनपदों के सदस्य हों, पर ग्राम पंचायत के सरपंच हों, आपके पार्षद हों, महापौर हों, तो जब आप किसी को संभाल कर नहीं रख पाते हैं तो दूसरे पर आरोप लगाते हैं। मैं मेरे भाई के साथ नहीं खड़ा हो पाऊंगा और आप उसका साथ देंगे, आप उसकी योजनाओं को पूरा करने में उसका सहयोग करेंगे, जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरा करने में सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से वो वहां जाएंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र है। इसमें सबकी जिम्मेवारी जनता के प्रति है, व्यक्तियों के प्रति किसी की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि कोई कमलनाथ के प्रति वफादार रहेगा, कोई कांग्रेस पार्टी के या राहुल गांधी के या गांधी परिवार के रहेगा, ये नहीं है। ये लोकतंत्र है, इसमें जो जनता से वादे किए हैं उन्हें पूरा करना पड़ेगा, चाहे राजनीतिक दल कोई हो। जी बिल्कुल, जनता से जो वादे किए हैं वो पूरा करने पड़ेंगे। हिमानी सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हिमानी सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी। तो ब्रजगोपाल लोया जी को भी आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या कहा है, जवाब देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार बैठी हूँ जवाब देने के लिए। बहुत सारे मुद्दे भैया ब्रजगोपाल जी ने उठा दिए, तो मैं उनके बारे में सबसे पहले शुरुआत करूं व्यक्ति परक राजनीति की। तो ये उस पार्टी के नेताओं के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती जो पंच से लेके सरपंच, पार्षद एक व्यक्ति के नाम पे ये चुनाव लड़ते हैं और एक व्यक्ति का चेहरा आगे रखकर ये लोग हर चुनाव। आप ये बताइए कि जब गांव के सरपंच से काम कोई करवाना होगा तो क्या मोदी जी से सड़क और नाली का काम करवाया जाएगा, या पार्षद से जो सीवर लाइन साफ करवानी है उसके लिए मोदी जी को फोन किया जाएगा? पर ये हर चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ते हैं। तो व्यक्ति परक राजनीति की बात ना करें कि जनता में एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट, इनकी पार्टी में सिर्फ एक ही व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और उसी व्यक्ति के नाम पर ये सारे चीजें करते हैं और फिर उसी के बाद जनता को धोखा मिलता है। इंदौर में शंकर लालवानी जैसा बिल्कुल निष्क्रिय सांसद मिलता है और इस तरह के बहुत सारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं जिनकी खुद की व्यक्तिगत कोई योग्यता नहीं होती। फिर सिंधिया जी की बात करें तो सिंधिया जी भी इसी क्रम में दो बात बोलूंगी कि सिंधिया जी जब तो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए सड़क पर उतरने वाले थे, अभी उन्होंने एक बयान दिया कि जिन 5 सालों में मैं यहाँ नहीं था उनमें यहाँ पर भ्रष्टाचार और अव्यवस्थाएं व्याप्त हो गई। वो ये भूल गए कि वो किसी विपक्षी दल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इससे पहले जो सांसद था वो भी उसी पार्टी का था। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप केंद्रीय मंत्री थे, अगर आपको ऐसा लग रहा था अव्यवस्थाएं और भ्रष्टाचार, तो आपने बीच में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? आप तब सड़क पे क्यों नहीं आए? तो आप अब भी महत्वाकांक्षा की राजनीति कर रहे थे, अब भी आप अपने आप को पूर्ण रखते हुए अपनी ही पार्टी के। हिमानी जी, सवाल यहाँ पर ये है, ठीक है आपने इनका जवाब दे दिया। दूसरी बात जी, सवाल यहाँ पर ये है कि कांग्रेस के 2,56,000 कार्यकर्ता
ऐसा बीजेपी का दावा है कि बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। जी बिल्कुल नहीं, ये ब्रजगोपाल लोया जी का दावा है। एक दूसरे चैनल पर डिबेट करते में एक व्यक्ति ने 2 लाख, प्रवक्ता ने 2 लाख बोला, तीसरे पे किसी ने 4 लाख बोला। इनके पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं है। अभी इंदौर में एक बड़े, सबसे बड़े, आज तक के इतिहास के सबसे बड़े दलबदल का दावा करके एक सभा बुलाई गई और उसमें 2000 लोगों के दलबदल के लिए का आह्वान किया गया। एक फर्जी लिस्ट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जारी करी गई और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया के माध्यम से उस लिस्ट का खंडन करना पड़ा कि हम अपनी मातृ संस्था के साथ हैं, हम अपनी मातृ पार्टी के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। तो इस तरह ये फर्जी लिस्ट जारी करके 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना भी आंकड़ा बना के दे दे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जीतू पटवारी जी का कहने का आशय ये था कि 9 विधायक और 4 राज्य मंत्री, इसके अलावा जो भी दल बदल करके वहां गए थे, उनका करियर खत्म हो गया है, वो अब कहीं दिखाई नहीं देते हैं और उनकी स्थिति 0 हो गई है। लेकिन क्योंकि वो जनसेवा की अगर राजनीति करते तो वो जागृत हो जाते। वो लोग स्वार्थपरक राजनीति कर रहे थे, इसलिए वो लोग गायब हो गए। वो दल बदल वाली राजनीति वही लोग करते हैं जो स्वार्थ से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। चलिए ठीक है, यल द्विवेदी जी, का स्वार्थ होता है जी। बिल्कुल। यल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में हो रही दल बदल के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, निश्चित तौर पर दल बदल जो है वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में अब हावी हो गया है और सत्ता की लोभ के लिए, सत्ता के लाभ के लिए लोग एक दल से छोड़ के दूसरे दल में जा रहे हैं। अब वो वहां कितना एडजस्ट हो पाएंगे, क्या वह वहां पर नीति और नियति को समझ पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो राजनीति होती है उसमें दृष्टिकोण होता है, लोगों की सेवा की, समाज भाव की लिए लोग राजनीति को ज्वाइन करते हैं। लेकिन अभी जो पारंपरिक राजनीति है वह कहीं ना कहीं अब बदल गई है। लोग देखते हैं जहां दम वहां हम, मतलब कहां पर दम है वहां पर जाकर के अपना किस प्रकार से कार्य सिद्ध हो पाए, ये कहीं ना कहीं अब राजनीति में हावी होता जा रहा है। और दूसरी ओर परिवारवाद, कहीं ना कहीं परिवारवाद जो है वह भी राजनीति में कहीं ना कहीं हावी होता जा रहा है। तो इसीलिए दल बदल जो है वह लगातार मध्य प्रदेश में नेता एक दल छोड़ करके दूसरे दल में जा रहे हैं। जी, परिवारवाद और राजनीति की ऐसी एक कड़ी। लेकिन जहां तक पहले कहा जाता था यल द्विवेदी जी कि विचारधाराओं में यदि परिवर्तन होता है तो आदमी दल बदल कर लेता है, अब जो दल बदल हो रहा है और जो पहले दल बदल होता था और जिसकी बातें कही जाती थी, आदर्श स्थिति थी कि विचारधाराओं में परिवर्तन हो जा रहा है, तो 2,56,000 लोगों के विचारधाराओं में परिवर्तन क्या वास्तव में ये माना जाए ये हो रहा है? अगर वो कार्यकर्ता है, निचले कार्यकर्ता हैं और वो कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन किए हैं, तो आखिर उनका स्वार्थ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो स्वार्थ परक अगर जो राजनीति देखी जाए तो यहां एक तो विचारधारा और दूसरी स्वार्थ परक राजनीति। तो एक विचारधारा जब परिवर्तित होती है तो दल बदल होता है, और अगर मान लेते हैं कि स्वार्थ परक राजनीति करते हुए विचारधारा ये दल बदल कर रहे हैं, तो जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ करके बीजेपी में जा रहे हैं, उनका क्या स्वार्थ है? उनको कौन सा टिकट मिलने वाला है? बूथ स्तर के कार्यकर्ता को कौन सा पद और कौन सा राज्य मंत्री का दर्जा वो वहां पर लेने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर पहले जो आपने फिगर बताया, ये फिगर तो कहां से आया है, कितने लोग ज्वाइन किए हैं, उनके नंबर क्या हैं और वो ज्वाइन हो पाए हैं नहीं हो पाए हैं, ये समझ से परे है। दूसरी ओर जो आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पंचायत स्तर के और भी जो नीचे के कार्यकर्ता होते हैं, वे दल को बदलकर दूसरे दल में जाते हैं और उनका क्या स्वार्थ हो सकता है? देखिए देवेंद्र जी, कुल मिलाकर बात यहाँ पर यह है, राजनीति परिपेश में जब कोई सत्ता संगठन हावी होता है या सत्ता की सरकार चलती है, तो कई ऐसे लाभ होते हैं जो आपको सामने से नहीं दिखते हैं, लेकिन कई ऐसे लाभ होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, और कई ऐसे स्थानीय मुद्दे होते हैं जो आप विपक्ष में रह करके वह कार्य वहां पर स्थानीय स्तर पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस सत्ता में ज्वाइन करते हैं, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं किसी भी दल में इसमें आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जब आप दल में और जब वो सिस्टम में आप सम्मिलित हो जाते हैं तो आप उस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो कोई भी जो स्थानीय जो प्रशासनिक कसावट हो, प्रशासनिक लोग हों,
या स्थानीय लोग हों या स्थानीय जो कसावट है वे कहीं ना कहीं उस दल के साथ आपके साथ जुड़ जाती है और उसके आधार पर आप अपना लाभ वहां से निकाल सकते हैं या निकालते भी हैं लोग, आपने देखा भी होगा। क्योंकि स्थानीय स्तर पर कई ऐसी चीजें होती हैं, कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको, अगर आप अच्छे दल से हैं, आप सत्ताधारी दल से हैं, तो उसका लाभ आपको निश्चित तौर पर मिलता है। जी, अब हम आना चाहेंगे ब्रजगोपाल लोया जी के पास। ब्रजगोपाल लोया जी, सवाल यहाँ पर यह है, अब असली सवाल पर हम आते हैं कि जैसा कि जीतू पटवारी ने कहा है कि जो यहाँ पर जा रहे हैं उनमें से कुछ को छोड़ करके उनकी राजनीति ही खत्म हो जा रही है, क्योंकि स्वार्थपर राजनीति के प्रति वहां पर जा रहे हैं, बीजेपी में मिल रहे हैं, यानी नाम गुम जाएगा, यानी कि नाम ही उनका गुम हो जा रहा है बीजेपी में आने के बाद। यानी कि अपना काम बना करके बीजेपी उनको लावारिस छोड़ दे रही है, न इधर के रहे न उधर के रहे, न घर के रहे न घाट के रहे। क्या ये स्थिति भी बीजेपी पैदा कर रही है क्या? जीतू पटवारी जी के कहने से ऐसा लगता है? निश्चित है, जीतू पटवारी जी के कहने से वैसा लगना भी चाहिए। यदि इस तरह के शब्दों का प्रयोग जीतू पटवारी जी नहीं करेंगे तो करेगा कौन? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं कि जो लोग छोड़ चुके हैं उनको छोड़ दीजिए। जो लोग हैं कांग्रेस में स्थापित हैं, वर्षों से स्थापित हैं, कमलनाथ जी की आज मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी की कांग्रेस में क्या भूमिका? छिंदवाड़ा चुनाव 19 मार्च को हुआ और उसके बाद से माननीय कमलनाथ जी गायब। कहीं परिदृश्य में देखे हो तो आप बताएं। दिग्विजय सिंह जैसे नेता जो 10 वर्ष इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा के वर्तमान में सांसद, राजगढ़ चुनाव के अलावा उनकी कहीं कोई भूमिका नहीं। तो एक बात आप समझ लीजिए कि राजनीति का हर कार्यकर्ता अपनी भूमिका चाहता है और उसे पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, उससे कोई लाभ होगा या नहीं होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी उसकी विचारधारा के विपरीत निर्णय तो नहीं करेगी, एक सब। दूसरा कि उसे पार्टी में सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जीतू पटवारी जी को इस बात पर भी बहुत चिंतन करना चाहिए कि रोज नई बातें कहने से काम नहीं चलेगा। कल उन्होंने किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, वो जीत जाएगी और हम तो लगातार हार रहे हैं, नए सिरे से रिवाइव करेंगे। प्रश्न इस बात का है कि राजनीति में स्थिरता, स्थायित्व अपने विचार के प्रति, अपना जो कार्यक्रम है उसके प्रति और जो आपकी नीतियां हैं उसके प्रति आपको रखना पड़ेगी। और जो राजनीतिक दल इन पर स्थिर नहीं होगा उसका पतन तय है। अब जीतू पटवारी जी, आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। चुनाव 4 चरण का चुनाव हो चुका है, जब 5वें चरण का चुनाव प्रचार है तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कोई घोषणा करनी पड़ती है तो आप समझ जाइए कि पार्टी में स्थितियां क्या हैं। आप ये समझ जाइए कि अगर राहुल गांधी प्रचार में शहडोल आते हैं और वहां उनके हेलीकॉप्टर का ईंधन समाप्त हो जाता है और वहां जो दूसरा हेलीकॉप्टर खड़ा है उसमें बैठकर अरुण यादव और अन्य नेता जीतू पटवारी वगैरह ये वहां से आ जाते हैं, तो आप समझिए कि पार्टी में स्थितियां क्या है। तो देखिए, पार्टी में कोई भी मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा। बूथ के कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश में प्रबंध करने वाले, प्रवास को, वाहन को, विज्ञापन को, कोई भी काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल वास्तव में अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में अभी जो चुनाव हुआ है उसमें 2-3 लोग व्यक्तिगत उम्मीदवार के रूप में तो लड़ते दिखाई आपको दिए। कांग्रेस पार्टी कहीं आपको लड़ते दिखाई दी हो 29 क्षेत्रों में? कमलनाथ लड़ रहे थे छिंदवाड़ा में, दिग्विजय सिंह लड़ रहे थे राजगढ़ में, कांतिलाल भूरिया लड़ रहे थे रतलाम में, मगर कोई कांग्रेस का कलेक्टिव प्रयास नहीं था। कोई कांग्रेस का नेता बता नहीं सकता है कि वो छिंदवाड़ा कमलनाथ जी की मदद करने गया हो, नहीं गया। तो ये देखिए, राजनीतिक दल में होने का मतलब है कलेक्टिव लीडरशिप और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना तो आपकी लीडरशिप कलेक्टिव है, ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव है। तो इस स्थिति में कोई रहेगा कौन रहना पसंद करेगा? जहां आप अक्षय बम जी की बात करिए, इंदौर में उनके नामांकन की रैली निकलना थी, उस रैली में उनके साथ उस खुले वाहन में कोई कांग्रेस का प्रदेश का नेता नहीं खड़ा हुआ। जब आप कार्यकर्ता के साथ खड़े नहीं होंगे तो कार्यकर्ता आपके साथ क्यों खड़ा होगा? तो वास्तव में आत्मचिंतन का विषय है जिस पर कांग्रेस उस पर तो विचार नहीं कर रही है, केवल उसका हमला भारतीय जनता पार्टी में करने का प्रयास कर रही है। यदि आप
आपका जो संगठन है वो आपसे नहीं चल रहा है तो उसका दोष भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। जी, हिमानी सिंह जी जवाब दीजिए। जी, सभी बातों का जवाब दूंगी। बात बदलने की बात कर रहे थे अभी जीतू पटवारी जी के। तो जीतू पटवारी जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी वो चुनाव के बाद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पूरी स्थिति से अवगत कराने के लिए, अपने विचार जनता तक पहुंचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अगर बात बदलने की बात आए तो परसों मोदी जी ने बनारस में बोला कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। तो उस हिसाब से तो उन्हें आज ही सार्वजनिक जीवन का त्याग कर देना चाहिए, बनारस का चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आज फिर उन्होंने अपने भाषण में हिंदू मुसलमान का जिक्र किया। और जिस राजनीति से वो अभी तक प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाए हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा वो कुछ करना जानते ही नहीं है। और ऐसा बयान उन्होंने परसों दिया। शायद फिर उसके बाद उनके नेताओं ने, उनके सलाहकारों ने उन्हें समझाया होगा, या उस समय टेलीप्रॉम्प्टर उपलब्ध नहीं होगा, तो आज उन्होंने अपनी बात बदल दी। फिर कलेक्टिव डिसीजन की बात हो रही है कांग्रेस पार्टी के, तो ये वो उस पार्टी के प्रवक्ताओं के मुंह से ये बात शोभा इसलिए नहीं दे रही कि जो लोग पंच मोदी को मुंह आगे रख के लड़ते हैं, पार्षद लड़ते हैं, सरपंच लड़ते हैं, विधायक लड़ते हैं, लोकसभा लड़ते हैं, कि आप प्रत्याशी मत देखिए, आप सिर्फ मोदी का चेहरा देखिए। तो इनके यहाँ कोई कलेक्टिव एफर्ट नहीं होता, सिर्फ एक व्यक्ति के नाम पर ये लोग चुनाव लड़ते हैं। रही बात शायद जिस दिन अक्षय वंशी का नामांकन था, उस दिन ब्रजगोपाल भाई मेरे कोई डिबेट कर रहे होंगे या फिर और किसी जगह व्यस्त होंगे, तो मैं आप बाद में मुझसे अपना नंबर शेयर कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि नामांकन रैली में अरुण यादव, उमंग सिंगार, जीतू पटवारी, इंदौर के सभी वरिष्ठ नेता उनके साथ मंच पर थे और उनकी रैली में उपस्थित थे। तो शायद आपसे वो फोटो या वो जो बात थी वो छूती रह गई, क्योंकि 2,56,000 के आंकड़े की तरह ही ये बात आपके संज्ञान में नहीं आ पाई होगी, तो इसलिए आपको शायद इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। चलिए, एल द्विवेदी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे चाहेंगे कि जो ब्रजगोपाल लोया जी ने जो कांग्रेस की तस्वीर पेश की है, वास्तव में ये तस्वीर क्या हकीकत से मिलती जुलती है? देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी आत्ममंथन की जरूरत तो है, ये तो सभी लोग जान रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको अपना फील्ड वर्क करना पड़ेगा और एक संगठन को अच्छी तरीके से, मजबूत तरीके से खड़ा करना पड़ेगा, जिससे जाके कहीं जाके फिर वह आगामी जो चुनाव होने हैं अगर, तो वह लड़ पाए। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन में जो एक मनमुटाव की स्थितियां देखने को मिलती हैं और जो प्रत्याशी होते हैं वह एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, इन सब पर कहीं ना कहीं आत्मचिंतन, आत्ममनन बैठक करना बहुत अति आवश्यक है। उसके बाद ही संगठन कोई खड़ा हो पाएगा। हाँ, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं कि कितनी मजबूती से कांग्रेस लड़ रही है, कितनी मजबूती से नहीं लड़ पा रही है, ये तो कहना एक जल्दबाजी होगी, क्योंकि किसी को भी कमजोर इस राजनीति के क्षेत्र में नहीं समझना चाहिए। कई बार ऐसे अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलते हैं जहां पर ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि ये तो हार ही रहा है और बाद में पता लगता है कि वहां से विजय हुआ गया, जीत गया। तो इसलिए किसी को राजनीति में कम नहीं समझना चाहिए और ना ही किसी को ज्यादा समझना चाहिए। जी, ना ही किसी को राजनीति में कम समझना चाहिए, ना ही किसी को राजनीति में ज्यादा समझना चाहिए। कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है और वास्तव में आत्ममंथन कांग्रेस को करना चाहिए। क्योंकि अब समय नहीं है और समय इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि जो दल बदल की बात की जा रही है और कांग्रेस के जो लोग, कार्यकर्ता, विधायक बीजेपी जाकर के ज्वाइन कर रहे हैं, उस पर जो कांग्रेस का बयान है कि कुछ लोगों के बाद वो उनका नाम गुम हो जा रहा है, यानी कि परिदृश्य से, राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जा रहे हैं, तो उनकी चिंता करना कांग्रेस को छोड़ देना। जो आपके साथ हैं आप उनकी चिंता कीजिए और उनको अपने आप में बांधने की कोशिश कीजिए, तब, और ये तभी होगा जब आप आत्ममंथन करेंगे। जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी ने बताया कि वास्तव में आत्ममंथन कीजिए। जो लोग आपसे रुष्ट हैं या फिर इधर उधर जा रहे हैं, देखिए क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं, आप अपने आप में सोचिए और देखिए, उसके बाद इसका कोई बात नहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।